और सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे एडिटर इन चीफ मनोज गिरोला जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मनोज जी, कानून व्यवस्था इतना बड़ा मुद्दा था, आप उसे नरेशन कहिए, मुद्दा था, क्यों सपा उसे समझ नहीं पाई? जो यादव लैंड कहा जाता है, मैनपुरी, इटावा और एटा, वहां पर बीजेपी की बंपर जीत बताती है कि जो सपा सरकार में कानून व्यवस्था थी उसको लेकर लोगों में डर था। हाँ, देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव को अपने टेन्योर के एंड में कम से कम मालूम चल गया था कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू है, और उन्होंने कोशिश भी करी कि अपनी इमेज को ठीक करें और किसी तरीके से कानून व्यवस्था को ठीक करें। लेकिन वो जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसमें हिस्टोरिकली ये जो इस तरीके के एलिमेंट्स थे वो उस पार्टी का एक इंटीग्रल पार्ट थे, और इस कारण उनको वोट भी मिलते थे। तो इसलिए उनका रातों रात उससे पीछा छुड़ाना एक मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल काम था, जो कि अखिलेश यादव चाहते थे लेकिन कर नहीं सके। फिर अब जब इलेक्शन हुए, उसके बाद जब बीजेपी का वहाँ शासन हुआ, योगी का जब शासन था, तो उस केस में लॉ एंड ऑर्डर जब वहाँ इम्प्रूव हुआ, तो लॉ एंड ऑर्डर एक बार ही लोगों ने देख लिया। लोग बिना किसी भय के बाहर निकल सकते थे, महिलाएं बाहर निकल सकती थी, और जो वहाँ फिर इन्वेस्टमेंट भी थोड़े आए। तो उसके बाद फिर लोग चाहते नहीं थे कि वो माफिया राज दोबारा आए, और उससे पहले वाला जो शासन था उस समय कानून व्यवस्था की जो हालत ख़राब थी, लोग चाहते नहीं थे कि वो हालत फिर से वैसी हो। तो मेरे ख्याल से इस कारण भी लोगों ने बहुत ज़्यादा बीजेपी को वोट दिया। सर, मैं इस नतीजे का जो आर्थिक पहलू है उसको थोड़ा आपसे एक बार फिर समझना चाहूँगा, क्योंकि रोज़गार अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में जो इकोनॉमी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अपने आप में बड़ा कंसर्न है। लेकिन एक फुल मेजॉरिटी की सरकार अगर आती है किसी भी स्टेट में, तो वो इकोनॉमिक पॉलिसी को ड्राइव करने के लिहाज से कितनी मददगार होती है, और क्या आपको लगता है कि अपोजिशन का जो एक बड़ा मुद्दा था अनएम्प्लॉयमेंट, उसको एड्रेस करने में आसानी होगी इन 5 सालों में योगी सरकार? हाँ, ये देखिए, मेरे ख्याल से अब योगी सरकार के पास एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के अलावा मेरे ख्याल से और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 2024 में जाना है तो उन्हें वहाँ लोगों को रोज़गार देना ही पड़ेगा, वहाँ डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। अगर हम देखें तो रोज़गार हमारे हिंदुस्तान में कोई मुद्दा नहीं है, इलेक्शन का मुद्दा तो कम से कम नहीं है। और अगर देखते हैं कि देखिए, दो बड़े इशूज़ होते हैं जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में बहुत बड़े होते हैं। पहला इशू होता है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा इशू होता है इन्फ्लेशन। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही इशू किसी भी इलेक्शन में बड़े मुद्दे नहीं बनते। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ही मुद्दा होता तो बंगाल में सरकार दोबारा नहीं आती। अनएम्प्लॉयमेंट अगर इशू होता तो 2017 में बीजेपी की सरकार नहीं आती, क्योंकि केंद्र की बीजेपी की पॉलिसी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा यूपी में था, क्योंकि जीएसटी और नोटबंदी का जो इम्पैक्ट था उसका इम्पैक्ट यूपी के माइग्रेंट लेबर पे सबसे ज़्यादा था, जो कि वापस दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों से वापस यूपी में आए थे। लेकिन अब क्या है कि अब लोगों के एस्पिरेशंस चेंज धीरे धीरे हो चुके हैं, और अब लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट और अपना इकोनॉमिक वेलफेयर, वो भी एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इशू आने वाले टाइम पे रहेगा। तो चलिए सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी लखनऊ के जश्न की तस्वीरें हमने दिखाई थी, योगी आदित्यनाथ वहां से संबोधन दे रहे थे, और अब देखिए दिल्ली में जश्न की तैयारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह आपको 2 तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, दोनों पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर। बड़ी तैयारी है यहाँ पर कार्यकर्ताओं की इस जश्न को सेलिब्रेट करने की। 5 राज्यों में, अगर 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है तो ये बड़ी जीत है, और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वहां पर पहुंचेंगे और वो भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और उससे पहले देखिए गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। तमाम वरिष्ठ नेता जो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप है, उनका बड़ा योगदान रहा है, कैसे मैनेजमेंट किया, एक एक बूथ को मैनेज किया, कैसे एक एक जिले को हमारे अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों को सुपुर्द किया गया, जिम्मेदारी दी गई, ये सब उसी बूथ मैनेजमेंट और एक कह सकते हैं कि कैडर वाली पार्टी का ही नतीजा है कि 4 राज्यों में बीजेपी बड़ी जीत के साथ सामने आई है। भले ही मुख्यमंत्री चेहरा उत्तराखंड का हार गया चुनाव, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी दूसरी बार जीत के निकल कर आई है।
तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों का मतलब क्या है नेशनल पर्सपेक्टिव के लिहाज से, ये समझना भी बेहद जरूरी है। देखिए कार्यकर्ता कितने ज्यादा उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश इस उत्साह की सबसे बड़ी वजह है क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है जहां भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की और इसी के साथ साथ कई जो चुनावी मिथक थे उनको भी यहां पर तोड़ा है। पहला चुनावी मिथक, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं करते हैं। पिछली बार 2014 के वाराणसी के लोकसभा चुनाव के बाद से जो स्टडी लगातार सामने आई है उससे ये साफ होता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोटर्स ने भी वोट किया है। इस तरीके के आंकड़े लगातार सामने आते रहे। दूसरा मिथक, अलग अलग जातियां अलग अलग राजनीतिक दलों के खांचे में बटी हुई हैं। इन चुनावी नतीजों ने इस मिथक को भी तोड़ दिया है क्योंकि जिस तरीके से 269 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, इसका सीधा मतलब यह है कि जातियों का जो पूरा बंधन है वो यहां पर टूटा है और हर जाति हर वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी योजना और उसके नेताओं के चेहरे पर वोट यहां पर किया है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मनोज सर, 5 में से 4 राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती है, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के लिए मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं, लकीर और ज्यादा बड़ी खिंच जाती है। जी हाँ, और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से बहुमत मिला है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स में से उन्हें 45-46% बीजेपी को के खाते में आए हैं। उसी तरीके से उत्तराखंड में भी इनको काफ़ी अच्छी परसेंटेज ऑफ वोट मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनका बहुत ही इतना भारी जनमत मेरे को लगता है नहीं कि रिसेंटली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास आया हो। तो ये अपोजिशन की तो मुसीबत बढ़ाते ही हैं और ये भी दिखाता है कि आगे आने वाले टाइम में किस डायरेक्शन में हिंदुस्तान की राजनीति जाने वाली है। अब लोगों को डिलीवरी चाहिए, लोगों को काम चाहिए। सिर्फ कम्युनल एजेंडा या फिर जाति, इसके बेसिस पर इतना भारी बहुमत मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अब लोगों को काम करना ही पड़ेगा। सारी पॉलिटिकल पार्टी को लोगों को काम करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जीत का सबसे बड़ा कारण उनके सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं। वो स्कीम्स हैं जो कि करोड़ों लोगों के घर तक पहुंची हैं और मुसीबत के टाइम पे उन्होंने लोगों को बहुत बड़ी हेल्प करी है। लोगों को एक स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने की एक ज़िंदगी दी है। तो मेरे ख्याल से इसी तरीके का जो काम है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी अब करना पड़ेगा। सर, अपोजिशन का जो स्पेस है वो आपको लगता है कि और खत्म हो गया है? क्योंकि गोवा, उत्तराखंड, पंजाब ऐसे स्टेट थे जहां पर कांग्रेस को शायद कुछ उम्मीदें रही होंगी और अगर वो वहां पर जीतते तो नेशनल लीडरशिप के लिहाज से एक विपक्ष का जो स्पेस है वहां कांग्रेस खड़ी रहती, लेकिन वो अब धराशायी होता नजर आ रहा है। हाँ अनुराग, मेरे ख्याल से एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जितनी की बीजेपी है, तो वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हमारे आज की डेट में पॉलिटिकल स्पेस में है नहीं। और मेरे ख्याल से हमारी डेमोक्रेसी के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक स्ट्रांग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने रिप्लेस कर लिया है। तो अपोजिशन का तो स्पेस है, लेकिन वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से रीजनल में चेंज हो चुका है। अगर हम पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी एक रीजनल पार्टी या एक छोटी नेशनल पार्टी के तौर पर वहाँ सामने आई है। उसी तरह यूपी की बात करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी को 34-35% मेरे ख्याल से उनके अलायंस मिलाकर वोट मिले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। जिस समय में अखिलेश यादव की जो सरकार बनी थी उस समय भी उनके परसेंटेज ऑफ वोट सिर्फ 30% थे। तो उनको वोट ज़्यादा मिले हैं। रीजनल पार्टी एक स्ट्रांग इमर्ज हुई है। लेकिन बात यही है कि एक जो नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका कि एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रोल होता है, वो कांग्रेस के डिक्लाइन के साथ साथ ही खत्म हो गई है। इधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कर ली है। चुनौतियों के बीच बीजेपी ने यूपी की चुनावी वैतरणी को अगर पार किया है तो इसके पीछे सिर्फ 2 किरदार दिखाई देते हैं। पहला है प्रधानमंत्री मोदी का और दूसरा है योगी आदित्यनाथ का। बीजेपी की जीत में जिन फैक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई उसमें सबसे अहम योगी का 80 बनाम 20 वाला बयान है। जी हाँ, वो बयान जिसने चुनाव की हवा बदल दी थी। योगी के इस बयान के बाद जाति की जंग पर मजहब का काट भारी पड़ गया। ये रिपोर्ट देखिए, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे बीजेपी के जश्न की। यूपी के बच्चा के फरमाइश में योगी जी, यूपी के बच्चा के फरमाइश में योगी जी, आई है 22 में
योगी जी। जीत शानदार है, जश्न जानदार है। कार्यकर्ता जोश में है, बीजेपी बम बम है। का दिन जो है देश के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश का 30 साल का मिथक तोड़ दिया है। भाजपा दोबारा आ रही है। उन्होंने सिद्ध कर दिया उत्तर प्रदेश में 300 के बाद पूज्य महाराज जी की सरकार। हर हर महादेव। होली से पहले गुलाल उड़ रहे हैं, जोगीरा गाया जा रहा है। 22 के खाइश छोड़ दो बबुआ, अरे ढूंढा दो सरकार, अरे जनता के मन भाई गइल बा, अरे योगी जी सारे अनुमान ध्वस्त हो गए हैं, विरोधियों का गणित गड़बड़ा गया है। काशी से लेकर मथुरा तक भगवा का शोर है। नारा बस एक ही है, राज तिलक की करो तैयारी, फिर आ रहे हैं योगी भगवाधारी। यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक वापसी के बड़े फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है ब्रांड मोदी के साथ हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय। यूं तो इस चुनाव में विरोधियों ने बेरोजगारी, महंगाई और सोशल इंजीनियरिंग जैसे जातीय समीकरणों को साध कर बीजेपी के खिलाफ चक्रव्यूह बुना था, लेकिन बीजेपी ने ध्रुवीकरण के अपने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले पर भरोसा जताया। योगी के एक बयान ने पूरे यूपी चुनाव की फिजा बदल दी। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। चुनाव से ठीक पहले योगी ने 80 बनाम 20 की इस बात को भले ही 80% सीटें जीतने के संदर्भ में कहने का दावा किया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि योगी का इशारा किस तरफ है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले अखिलेश ने ओबीसी का बड़ा दांव चलते हुए ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे कद्दावर ओबीसी नेताओं को साथ मिलाया। इन नेताओं ने भी यूपी के चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो यूपी की जंग को 85 बनाम 15 करार दिया था, यानी 15% सवर्ण बनाम 85% पिछड़ों की लड़ाई। नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। एक तरफ ओबीसी नेता अपनी हर सभा में 85 बनाम 15 का दम भर रहे थे, तो दूसरी तरफ योगी ने इस दांव का जवाब 80 बनाम 20 की जंग से दिया। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक योगी ने जितनी भी सभाएं की, सभी में उन्होंने 80 बनाम 20 की बात बढ़ चढ़कर की। रही सही कसर, बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट ना देकर पूरी कर दी। और नतीजे बता रहे हैं कि जाति पर मजहब का फॉर्मूला भारी नहीं, बहुत भारी पड़ा। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड ने एक बार फिर कमाल किया और 37 साल बाद योगी ने तमाम अंधविश्वासों और मिथकों को तोड़ते हुए यूपी में नया इतिहास रच दिया। टीम न्यूज़ नेशन। मनोज सर, आप सहमत हैं? जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है मोदी और योगी का चेहरा। जी हाँ, और जो हमने हिंदुत्व की बात दिखाई, तो आप ये देखिएगा कि जो कोर वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी का, वो हिंदुत्व भी है और नेशनल जो राष्ट्रवाद की जो भावना है उसके भी वो साथ है। और उसी तरीके से जो अखिलेश यादव का जो कोर वोट बैंक है वो मुस्लिम है
और जो उसकी अपनी जो कास्ट है यादव वो है। तो आपने देखा होगा कि इस बारी कम्युनलिज्म का जो एजेंडा है वो समाजवादी पार्टी से शुरू हुआ था। अखिलेश ने जब जिन्ना की बात करी थी, तो और उसके पीछे उसका कारण ये था कि वो चाहते नहीं थे कि मुस्लिम वोट कांग्रेस और बीएसपी में जाए, वो चाहते थे कि सारे मुस्लिम वोट उन्हीं को मिले। उसके बाद फिर जब योगी जी अगर ये बात करते हैं तो उनका भी मेरे ख्याल से जो मतलब था, बाद में उसका एक्सप्लेनेशन कुछ भी दें तो उनका जो मकसद था वो ये था कि सारे जो हिंदूवादी वोट हैं, जो हिंदू वोट हैं, वो उनके साथ आएँ, या उनको वो बताना चाहते हैं कि भाई ये झगड़ा हिंदू और जो बाकी जो लोग हैं उनके बीच है। लेकिन किसी भी इलेक्शन में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, हिंदूवादी होना या ये बाकी चीज़ें या जो कम्युनल या कास्ट, ये तो एक फैक्टर है ही है, लेकिन मेरे ख्याल से जो काम है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये जैसे जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इन सबसे ऊपर होना, 5 साल में योगी के ऊपर या किसी भी मंत्री के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं होना। तो आप ये देखिएगा कि ये सारे के सारे फैक्टर जब मिलकर काम करते हैं तो हिंदुत्व एक फैक्टर है, उसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स हैं। मेरे ख्याल से बाकी फैक्टर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। जी, कई और सवाल हैं, और जो तमाम फैक्टर्स हैं ये कितना असरदार रहे और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको समझना बेहद जरूरी है, ये लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। और दिल्ली में जो जश्न बीजेपी के दफ्तर में इस वक्त शुरू होने वाला है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यालय की, किस तरीके से बीजेपी दफ्तर पर आप बीजेपी के झंडे लहराते हुए देख रहे हैं। बड़ी तादाद में जश्न की तैयारी अलग अलग कार्यालयों में की गई। इधर दिल्ली मुख्यालय में भी भव्य तैयारी की गई, जहां पर अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। ब्रांड मोदी क्या इस इलेक्शन में सब पर भारी पड़ा है? ब्रांड मोदी के साथ इस बार योगी फैक्टर ने भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परचम लहराने में जमकर मदद किया। लखनऊ से सीएम योगी ने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी तो दिल्ली से मोदी ने विकास को रफ्तार दी, और इसका नतीजा यह हुआ कि जनता ने काम को इनाम दिया। सोच ईमानदार, काम दमदार। यही वो नारा है जिसके साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी, और जनता ने बीजेपी के इस दावे पर मुहर भी लगा दी। योगी मोदी को काम का भरपूर इनाम मिला, दमदार काम, मिला इनाम, कानून व्यवस्था, माफियाओं पर शिकंजा, महिलाओं की सुरक्षा, एंटी रोमियो स्क्वाड, फ्री राशन स्कीम, किसानों को सम्मान निधि, हाईवे और लिंक रोड, 24 घंटे बिजली, पीएम आवास योजना में गरीबों को पक्के मकान, अवैध बूचड़खानों पर एक्शन। ये हैं वो बड़े काम और मुद्दे जो चुनाव में बेहद अहम फैक्टर साबित हुए। विपक्षी दलों ने एक तरफ जहां सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस किया, वहीं बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर के साथ विकास के शोकेस को मुख्य मुद्दा बनाया। योगी से लेकर शाह और मोदी ने अपनी सभी सभाओं में विकास के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जिस पर जनता ने भी भरोसा जताया। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। योगी ने एक तरफ जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे सुपर हाईवे की सौगात दी, वहीं हिंदुत्व के एजेंडे के तहत उन्होंने चित्रकूट से लेकर काशी, अयोध्या और मथुरा की सूरत भी बदल कर रख दी। विकास के काम को ऐसी रफ्तार दी कि अयोध्या विश्व पटल पर चमकने लगा और काशी भी कॉरिडोर के कारण दमकने लगा, जिसका असर चुनावी नतीजों पर साफ साफ नजर आया। मां गंगा हो, मां अन्नपूर्णा हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, दिव्यता का, भव्यता और आधुनिकता से साक्षात्कार
आज हर कोई अनुभव कर रहा है। योगी का सुशासन मॉडल बीजेपी की जीत का बड़ा बेस बनकर सामने आया। फिर वो चाहे मुख्तार और अतीक अहमद जैसे माफियाओं गुंडों पर एक्शन लेना हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा, योगी राज में बुलडोजर तो सिंबल की तरह इस्तेमाल होने लगा, जिसे विपक्ष ने मुद्दा भी बनाया। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के इसी मुद्दे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। ये माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? यूपी के लोगों को इनसे सतर्क रहना है। इन लोगों का सरकार भी लौटने नहीं देनी है। पीएम मोदी की विकास की योजनाओं को योगी ने जमीन पर उतारा। मोदी ने गरीबों के लिए फ्री राशन से लेकर आवास निर्माण तक की योजना बनाई। मोदी सरकार के इस कदम ने गरीब और ग्रामीण इलाके के लोगों को जबरदस्त राहत दी और इस शानदार काम का नतीजा ही नतीजों में नजर आया। टीम न्यूज नेशन। मनोज सर, काम बनाम कानून व्यवस्था ये तो रहा ही, लेकिन 270 का आंकड़ा भी हम देख रहे हैं, इसमें आधी आबादी का कितना रोल है? देखिए, अगर आप महिलाओं की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रोल महिलाओं का है, क्योंकि योगी सरकार ने या हम बोले बीजेपी सरकार ने जो भी काम किए हैं या केंद्र की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर स्कीम हो, चाहे वो मुफ्त राशन देने की योजना हो, महिलाओं की पेंशन हो, या जो प्रधानमंत्री आवास के जो घर हों, वो सारी की सारी चीज़ें महिलाओं को सबसे पहले इम्पैक्ट करती हैं। और साइकोलॉजिकली जिस समय घर में राशन आता है तो महिलाओं को एक अच्छा महसूस होता है, जिसको हम लोग फील गुड फैक्टर कहते हैं। तो मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जो महिलाओं का एक अलग से हम कहेंगे कि एक वोट बैंक है, जो कि योगी गवर्नमेंट के टाइम पर उत्तर प्रदेश में बना है। दूसरी बड़ी बात, जिस समय कानून व्यवस्था ठीक होती है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, तो उसका भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा, सबसे पहले जो इम्पैक्ट है वो महिलाओं पर ही पड़ता है। अगर आप किसी से भी बात करें, चाहे वेस्टर्न यूपी में, चाहे सेंट्रल यूपी में, चाहे ईस्टर्न यूपी में, तो सबका कहना एक ही था कि भाई अब हमारे घर की औरतें या हमारे घर की बेटियाँ अपने कॉलेज बिल्कुल एक सेफ़ तरीके से जा सकती हैं। पहले वाला डर उनको नहीं है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महिलाओं का एक वोट बैंक बन गया है, और उस महिलाओं के वोट बैंक ने काफ़ी अच्छी मात्रा पे, जैसे कि एग्जिट पोल के उसमें आया था, और अभी आज के जो डेटा है वो मेरे ख्याल से कल परसों तक आएगा, जब इसको भी हम देखेंगे कि डिटेल में कि किस कम्युनिटी ने या किन लोगों ने ज़्यादा वोट दिया है। मेरे ख्याल से महिलाओं का एक वोट बैंक बन चुका है, और वो जो वोट बैंक है वो मेरे ख्याल से बीजेपी के फेवर में गया है, और उन्होंने बड़ी मात्रा में बीजेपी को वोट किया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त वापसी का एक बड़ा कारण मोदी योगी की जोड़ी भी रही है। साल 2017 की तरह ही मोदी का मैजिक एक बार फिर नजर आया। 23 धुआंधार रैलियां और रोड शो करके मोदी ने बीजेपी के लिए सिर्फ माहौल ही नहीं बनाया, बल्कि लोगों में इस बात का भरोसा भी जगाया कि योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार में ही यूपी का विकास मुमकिन है। तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में अब MY फैक्टर की परिभाषा बदल चुकी है। यूपी की जनता ने अखिलेश के जाति और मजहब के गठजोड़ वाले MY फैक्टर को पूरी तरह से नकार दिया है। यूपी में MY का मतलब मोदी और योगी की जोड़ी नंबर 1। साल 2017 का चुनाव बीजेपी ने मोदी के नाम पर लड़ा था, लेकिन इस बार उसमें योगी फैक्टर भी जुड़ गया। ब्रांड मोदी ने यूपी में बीजेपी का परचम लहराने में जमकर मदद की। मोदी ने अपनी हर जनसभा में यूपी की जनता को भरोसा दिलाया कि यूपी के लिए योगी से उपयोगी कोई नहीं। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। यूपी प्लस योगी। लखनऊ से सीएम योगी ने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी, तो दिल्ली से मोदी ने विकास को रफ्तार, और यही कॉम्बिनेशन बीजेपी की जीत का बड़ा फैक्टर बना।
ये वो तस्वीर है जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। इस एक तस्वीर में छिपे एक संदेश की मोदी योगी साथ साथ हैं ने पूरे यूपी चुनाव का माहौल बदल दिया, क्योंकि चुनाव के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया था जब मोदी और योगी के बीच दूरियों की अटकलें लगाई जा रही थी और विरोधी इसे खूब हवा दे रहे थे। लेकिन इस तस्वीर ने मोदी योगी के बीच की दरार को पाटने का काम किया। योगी के काम और मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव में उतरी और इतिहास रच दिया। हालांकि लड़ाई इस बार उतनी आसान नहीं थी। योगी सरकार के 5 साल में एक तरफ ब्राह्मणों के नाराज होने की खबर थी, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन के कारण जाट वोटरों की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही थी। ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी जैसे कद्दावर ओबीसी नेता और सहयोगी साथ छोड़कर गए थे। आवारा पशुओं से लोग परेशान थे, जिससे चुनाव में बड़ा नुकसान होने की संभावना दिख रही थी। लेकिन ऐसे में पीएम मोदी यूपी चुनाव के रण में उतरे और ताबड़तोड़ सूबे में अपनी रैलियां करके सियासी माहौल को बीजेपी के पक्ष में मोड़ने में जुट गए। पीएम मोदी ने चुनावी रण और पूर्वांचल में ताबड़तोड़ रैलियां करके सारे जातीय समीकरण और सियासी समीकरण को ध्वस्त कर दिया। अंतिम चरण के चुनाव के पहले तो मोदी ने काशी में ही डेरा डाल लिया, जिसका असर नतीजों में भी नजर आया। टीम न्यूज़ नेशन। सर, हर सरकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना, इस तरह विधायकों से नाराजगी, इस तरीके की कई सारी चुनौतियां थी मौजूदा सरकार की राज्य में। लेकिन आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, ये वो उम्मीद थी जिसने इन तमाम एंटी इनकम्बेंसीज को दरकिनार कर दिया वोटर के बीच में? देखिए, नरेंद्र मोदी आज हमारे देश का सबसे बड़ा चेहरा है और लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अभी हम डिस्कशन यूपी में कर रहे हैं, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए आपको उत्तराखंड लेके जाना चाहूँगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 3 अपने चीफ मिनिस्टर वो लेकर आए, और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो उनके जो 3rd चीफ मिनिस्टर थे वो भी इलेक्शन हार गए। तो और भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने भी वहाँ कोई खास लंबा चौड़ा काम नहीं किया। लेकिन इस सब के बावजूद भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो जीती है उसके पीछे एक ही कारण है, वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा। और वही चेहरा जब यूपी में आता है और उसके साथ योगी सरकार का काम, केंद्र सरकार का काम, तो ये मेरे ख्याल से इसका एक एम्पलीफाइंग इसका इम्पैक्ट होता है। और यही कारण है कि जो 45-46% के करीब जो वोट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिले हैं, उसका पीछे जो मेन कारण है वो मोदी का चेहरा और योगी का काम है। जिस समय एक आम जनता को लाभ मिलता है किसी भी स्कीम का, या तो वो जो लाभ है वो केंद्र की भी स्कीम हो सकती हैं और वो राज्य सरकार की भी स्कीम हो सकती है, या इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो नेशनल हाईवे सेंटर का भी प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर जो रोड है वो स्टेट के भी कोटे से बन सकती हैं। तो अगर दोनों जगह बीजेपी की सरकार है तो ऐसे में जो एक आम जनता है उसको मालूम है कि भाई ठीक है, मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं और उनका काम अच्छा है। तो मोदी ब्रांड जो है वो लगातार मजबूत होता गया और उसका असर उत्तर प्रदेश ही नहीं, मणिपुर, गोवा और साथ ही हमने उत्तराखंड में भी देखा है।